उसकी यह बात सुनकर क्षितिज को काफी हैरानी हुई और उसके सभी साथी भी हैरान हो गए थे। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उस भेड़िए को सब कुछ पता था, लेकिन किसी ने भी कुछ कहा नहीं था। आखिरकार वे समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन लोगों ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। लेकिन उस भेड़िए ने हैरानी भरे लहजे में कहा, अब तुम लोगों को नाटक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम लोगों को मैं आजाद करता हूं और क्षितिज तुम्हें जो भी मांगना है वो मांगो। आज पहली बार कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ न कुछ देने वाला है। जैसे ही क्षितिज ने यह बात सुनी तो वो भी हैरान हो गया था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उस भेड़िए ने उसे कुछ देने का वादा किया था, जिसकी वजह से उसने काफी हैरानी में उसकी तरफ देखना जारी रखा था। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर भेड़िए ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप लोगों को मैं सच में आजाद करता हूं और तुम मेरे शिष्य के तौर पर, वो तो तुम मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ लेने आए थे, उसे तुम ले सकते हो। जैसे ही क्षितिज ने यह बात सुनी तो उसने बाकी सभी भेड़ियों की तरफ भी देखा था, तो सभी भेड़ियों ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि वो शांति से उन दोनों गुरु और शिष्य की तरफ देख रहे थे। आखिरकार उन्हें भी पता था कि उन दोनों के बीच में अगर कोई कुछ बोला तो उन लोगों को ही तकलीफ होने वाली थी। आखिरकार वह एक लीडर था और एक लीडर के निर्णय के सामने वे सभी लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर वो कुछ करने गए तो जरूर उन लोगों का नुकसान होने वाला था। इसलिए उन लोगों ने शांति से उसके निर्णय का स्वागत किया। क्षितिज ने आखिरकार अपनी गर्दन हिलाकर उसे बताया, आचार्य, हमें उस राजाधिराज अभिषेक को खत्म करना है। उसके दुराचारों की वजह से अब हम लोग काफी तंग आ गए हैं। उसने मध्य क्षेत्र में शिलांग नामक साम्राज्य को बर्बाद कर दिया है। वैसे तो ये पहला उदाहरण नहीं है, लेकिन हमने यह पहला उदाहरण देखा है जिसकी वजह से अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। अब कुछ भी हो, हम लोग उसे खत्म करके ही रहेंगे। आखिरकार उसका जिंदा रहना अब सारे अमृत सागर महासाम्राज्य को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन हमने कुछ सूत्रों के हवाले से ये बात पता कर ली है कि इस भर भी लेक क्षेत्र में उसके हृदय का एक टुकड़ा छुपाया गया है, जिसकी हम खोज करते हुए यहाँ पर आए हैं। लेकिन क्या आपके पास वो हृदय का टुकड़ा है? अगर होगा तो मुझे पता है कि आप मुझे देने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरकार मैं भी जानता हूँ आपको भी राजाधिराज अभिषेक पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग बर्फीले क्षेत्र के न होकर भी आप लोगों को मजबूरन इस क्षेत्र में रुकना पड़ रहा है। जैसे ही क्षितिज की आखिरी लाइन उन लोगों ने सुनी तो वे सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सच में क्षितिज को ये पता था कि उनका असली कबीला यहाँ का नहीं था बल्कि दूसरी जगह का था। इस वजह से उन लोगों को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी क्षितिज इन्हें पहचान लिया। इसका मतलब उसकी नजर काफी पारखी थी, जैसे किसी जौहरी की होती। वही क्षितिज के सभी साथी भी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्षितिज को इस बारे में कैसे पता था। लेकिन आखिरकार उन लोगों ने अपनी गर्दन हिलाकर इस बात पर हामी भरी और उन लोगों ने क्षितिज की बुद्धि पर सराहना की थी। वहीं कुछ देर में उस भेड़िए के पास खड़े बुजुर्ग भेड़ियों ने क्षितिज के पास आकर अपने हाथ जोड़ते हुए हैरान होकर पूछा, आप कोई महान व्यक्ति हो जो इतना आसानी से हमारे बारे में आपने जानकारी निकाल ली। इससे साफ साफ पता चलता है कि आप काफी दुनिया घूम कर आए हो। क्या हम लोगों ने सही अंदाजा लगाया है? फिर क्षितिज ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और मुस्कुरा दिया था। उन बुजुर्गों ने अपने लीडर की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, लीडर, यह असली उस हृदय के टुकड़े के दावेदार हैं। वैसे भी हमारा यही एक प्रमुख कर्तव्य बचा था, जिसकी वजह से हम लोग राजाधिराज अभिषेक के हुक्म पर यहाँ रह रहे थे। लेकिन अगर हम लोग इसे दे देते हैं तो हमारी आजादी हो जाएगी और इसके बाद हमें दोबारा इस बर्फीले क्षेत्र में रुकने की जरूरत नहीं है। इन बुजुर्गों की बात सुनकर आखिरकार उस भेड़िए ने भी गर्दन हिला दी थी। जैसे ही उसने ऐसा किया था तो वे सभी लोग अंदर चले गए, लेकिन क्षितिज को वहीं पर रुकने के लिए कहा था। क्षितिज ने भी उन लोगों के साथ जाने की जिद नहीं की थी,
क्योंकि वह भी जानता था कि अपने कबीले के अलग अलग साधन सामग्री और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोई भी किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करता है, चाहता भी नहीं कि किसी को पता चले कि उनके पास कौन कौन सी तकनीक एवं कौन कौन से हथियार हैं। वहीं कुछ ही देर में वे लोग वापस आ गए थे, उस हृदय के टुकड़े को लेकर जो अभी भी धक धक कर रहा था। उससे क्षितिज ने अपना एक स्पेस के अंदर डालकर वहां से ले जाना शुरू कर दिया था। वे क्षितिज के सभी साथियों को काफी खुशी हुई कि उन लोगों का पहला मिशन कामयाब हो गया था और इतना आसानी से इसे कामयाब होते हुए देखा तो सभी को काफी अजीब सी खुशी हो रही थी। लेकिन किसी ने भी कुछ न कहते हुए वहां से जाना शुरू कर दिया था और उन भेड़ियों ने भी अपना रास्ता चुनना सही समझा था, क्योंकि अब उनका कर्तव्य वहां पर खत्म हो गया था। जैसे ही वे लोग वहां से निकल पड़े थे तो अब क्षितिज को सबसे गर्मी के ठिकाने की तरफ जाना था, लेकिन उससे पहले उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के बारे में सोचा था, क्योंकि उसकी लेवल पर बढ़ते हुए सिर्फ अर्धक्षीर मार्ग लेवल के 5वें स्तर पर जाकर रुक गई थी, जिस वजह से उसे आगे भी अपना लेवल बढ़ाना जरूरी समझा जाता था। वैसे भी मिया की लड़ाई के बाद उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन नियर की लड़ाई की वजह से उसकी जो लेवल बढ़नी थी उसे बढ़ाना भूल गया था। लेकिन अब प्रवास में उसे समय मिलने वाला था, जिस वजह से वो जरूर अपनी लेवल बढ़ा सकता था। जैसे ही वो शांति से अपने लेवल बढ़ाने गया तो बाकी लोगों ने भी अपने अपने लेवल बढ़ाना सही समझा था। वे क्षितिज ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने पैर मोड़ लिए थे और अपने शरीर के ऊपर शक्ति के बादल आने शुरू कर दिए थे। काफी देर तक उसके शरीर के ऊपर बादल जमा होने लगे और आखिरकार उसने उन बादलों को अपने शरीर के अंदर सोखना शुरू कर दिया था। काफी देर तक ऐसा चलता रहा था और आखिरकार उसे संदेश आया कि उसकी लेवल बढ़ते हुए 6ठे स्तर में जा पहुंची है। फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया, थोड़ी देर तक आराम किया और वो बाहर चला आया था। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने सभी साथियों की जो हालत देखी, उसे देखकर वह हैरान हो गया था। वैसे तो उसके आधे से ऊपर साथियों के पास इन तत्वों की शक्ति थी, लेकिन यहाँ पर जो अग्नि तत्व दिखाई दे रहा था वो मूल तत्व था। ये अग्नि तत्व से काफी अलग होता था, क्योंकि अग्नि का जन्म स्रोत ही ये मूल तत्व होता था, जिस वजह से अग्नि की जिसके पास शक्तियां होकर भी वो व्यक्ति इस मूल तत्व से गुजर नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद वहां पर आने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन उसने जैसे जैसे अपने सभी साथियों की तरफ देखा और अपने दिव्य किरण की रोशनी को बाहर निकाला। जैसे ही दोनों रोशनी बाहर आई तो देखा कि वहां पर तो बहुत बड़ा और भयंकर अग्नि मूल तत्वों का स्रोत है। उसे देखकर प्रज्वलिका काफी मुस्कुरा दी थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने चिल्लाते हुए क्षितिज के साथ कहा, बड़े भैया, ये तो अग्नि तत्वों का मूल स्रोत है। यह काफी अनमोल चीज है, लेकिन इतनी मात्रा में आज तक मैंने जिंदगी में देखी नहीं है। मैं मानती हूँ कि अभय सिंह के साथ बहुत दिन घूमी हूँ, लेकिन आज तक मैंने भी नहीं देखा था। शायद इस भाग को हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। उसकी यह बात सुनते ही क्षितिज ने भी अपना सर हिला दिया था, लेकिन उसे एक बात करनी थी जिसकी वजह से उसने उसे बुलाया था। फिर उसने काफी शांत भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि इस मूल अग्नि तत्व को तुम रोक सकती हो कि नहीं, इस बारे में पूछना था। इस बात को सुनते ही प्रज्वलिका ने सहज होते हुए कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यूं ही मूल अग्नि तत्व की रोशनी से तुम लोगों को बचा सकती हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं बचा तो लूंगी, लेकिन जो तकलीफ होने वाली है वो थोड़ी सी कम होगी, परंतु जो उसकी गर्मी लगेगी वो बहुत अधिक होगी। उससे तो बचाना मेरे हाथ में भी नहीं है, और शायद कोई भी दिव्य रोशनी इस तरह का काम नहीं कर सकती। जैसे ही उसकी ये बात क्षितिज और उसके सभी साथियों ने सुनी तो उन्हें जो खुशी हुई थी वह एकदम से निराशा में तब्दील हो गई थी। लेकिन क्षितिज ने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं बाकी देख लूंगा। उसने इतना कहा और अपने हाथों में एकदम से वायु और जल की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बर्फ बनाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसका बर्फ बना था तो क्षितिज ने अपना सर हिलाते हुए दिव्य किरण की रोशनी से कहा, ठीक है, अब तुम अपनी दिव्य किरण की रोशनी को हमारे आजू बाजू घुमाना शुरू कर दो।
जिससे एक अच्छी तरह से कवच बन जाएगा। उसकी यह बात सुनते ही प्रज्वलिका ने अपना सर हिलाते हुए उसके आजू बाजू कवच बनाया और वह खुद उस कवच के अंदर आ गई थी। फिर जो क्षितिज ने जैसे ही उस कवच के अंदर बर्फ को घुमाना शुरू किया था, उसकी वजह से अचानक से वहां पर जो अग्नि पक्षी और अग्नि जानवर थे वह सभी जाग उठे थे। जैसे ही उन्होंने ठंडा एहसास किया तो उन्हें समझ आ गया था कि वहां पर इंसान आ पहुंचे हैं। तो उन सभी ने क्षितिज और उसके साथियों के कवच के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे ही उन जानवरों ने हमला किया तो सभी लोग घबरा गए थे। वैसे तो सभी लोग हवा में उड़ रहे थे और सभी एक साथ थे, लेकिन जब अपनी जानकारी के मुंह से मूल तत्व की अग्नि को उस कवच के ऊपर फेंकने लग गए थे तो उस कवच को जोरदार झटके लगने लगे थे। जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो सभी लोग हड़बड़ा गए थे। जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो अब सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्षितिज ने जैसे उन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं, तो उसने लोगों को शांत कराते हुए काफी शांति भरे स्वर में कहा, क्या तुम लोग मेरे होते हुए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? उसके इस सवाल पर वे सभी लोग थोड़े शांत हो गए थे और थोड़े शर्मा भी गए थे। आखिरकार वो भी समझ रहे थे, अगर क्षितिज के होते हुए भी उन्हें डरना पड़ेगा तो फिर उन्हें बचाने कौन आएगा। फिर वे सभी आखिरकार शांत होकर खड़े हो गए और क्षितिज को अपने हिसाब से परिस्थिति नियंत्रित करने दिया था। काफी देर तक ऐसा होने के बाद उन सभी लोगों ने देखा कि वहां पर तो उन पक्षियों की मात्रा और जानवरों की मात्रा काफी बढ़ रही थी। वो लोग इस तरह से भाग रहे थे मानो वहां पर मेला लगा था। उन्हें देखकर आयुषी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम लोग हमें इस तरह से पागलों की तरह क्यों देखने आ रहे हो? क्या कभी तुम लोगों ने इंसान नहीं देखे हो क्या? वही उसकी ये बातें सुनकर वे सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके मुंह से मुस्कान नहीं निकल रही थी। आखिरकार कैसे निकलती यहाँ पर? जान हलक में अटक गई थी। ऊपर से उसके मजाक को सुनने की भी इच्छा नहीं बची थी। फिर कुछ देर बाद जानवरों के हमले रुकने तक क्षितिज ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसे अंदाजा आ गया था कि वह जानवर जमीन से ऊपर कितना भी हमले करें, लेकिन उनकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि वे सभी ज्यादा से ज्यादा महाआकाश गंगा लेवल के दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब कुछ देर तक उनका हमला करने के बाद अचानक से पक्षियों का हमला शुरू हुआ तो वे सभी लोग पगला गए थे, जिसकी वजह से आखिरकार प्राची ने गुस्से में चिल्लाते हुए क्षितिज की तरफ देखकर कहा, तुम सिर्फ कहते रहते हो मैं हूं ना, मैं हूं ना, लेकिन करते तो कुछ नहीं हो। क्या तुम्हें सामने ये सब दिखाई नहीं दे रहे थे? तुम सिर्फ उन जानवरों की तरफ ध्यान दे रहे थे, लेकिन तुमने किया भी क्या? तुम तो सिर्फ बातों में अब माहिर होते जा रहे हो। तुम्हारे जितनी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, उतनी अक्ल कम होती जा रही है। उसकी ये बातें सुनकर क्षितिज को तो ऐसा लग रहा था कि प्राची को उस गोले से बाहर निकाल दे, लेकिन कैसे निकालेगा आखिरकार? वो भी एक राजकुमारी थी और एक महासाम्राज्य की राजकुमारी थी, जिसके सामने उसे भी थोड़ा बहुत झुकना पड़ रहा था। आखिरकार इस वजह से उसने शांति से उसकी बातें सुन ली थीं और अपने गुस्से को काफी तरह से नियंत्रित कर लिया था। फिर शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहूंगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन ना हो तो मेरी एक ही विनती है, तुम शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैं मेरा काम एकदम सही तरह से कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। वही उसकी ये बात सुनकर प्राची थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि क्षितिज जरूर गुस्से में सब कुछ बता देगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था जैसा उसे लग रहा था। वही क्षितिज ने जब उस कवच को थोड़ी दरारें आते देखा तो वो भी काफी चिंता में पड़ गया था। वहीं जब उसने अपने ड्रैगन की हालत देखी तो उसे उसकी भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब पक्षियों ने उसे कवच के ऊपर और बाकी जानवरों ने राधिका के ऊपर हमला करना जारी रखा था, जिसकी वजह से अचानक से राधिका के एक पंख को काफी जोरदार तरीके से चोट लगी थी और वह धीरे धीरे नीचे जाने लगी थी। जैसे ऐसा हुआ तो सभी लोग चिल्ला उठे थे, लेकिन जब आर्यन ने नीचे देखा तो एकदम से वो चिल्लाकर बोला, बड़े भैया संभलकर, नीचे एक बड़ा सा ज्वालामुखी है और हम लोग उस ज्वालामुखी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो सभी लोग उस ज्वालामुखी के अंदर चले जाएंगे। क्या होगा आगे? क्या सच में क्षितिज उन लोगों को बचाने में कामयाब हो पाएंगे?
अगर नहीं तो फिर क्या है इस ज्वालामुखी के अंदर? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।